हेलो दोस्तों। तो मैं जियो पॉलिटिक्स का पहला वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि आपके पास नॉलेज है तो आप बनाइए। तो मेरा ये जो टॉपिक है इसमें है कि विल ईरान सरेंडर, क्या ईरान सरेंडर करेगा इतना आसानी से। तो पहले आप हिस्ट्री समझिए कि एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है और कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या क्या घटना है। तो इसका मेन रीज़न क्या है। तो हम दूसरे स्लाइड पर आते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, मेन जो ईरान है ये ये अपने मिलिटेंट्स को या इसके जो हिडन फोर्सेस हैं इसको सारे कंट्रीज़ में रखते हैं और ये इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। और ये जो गल्फ कंट्रीज है इस पर अपना वर्चस्व बना के रखती है ईरान। तो इनके जो इराक में है कुछ सियाटाइज हैं, यमन में होतीज़ हैं, सीरिया में कुछ इनके फोर्सेस हैं जो अभी कुछ इनएक्टिव हैं। लेबनान में हिजबुल्ला है, फ़िलिस्तीन में हमास है। तो ये सारे लोग इसके बैक्ड फोर्सेस हैं। मतलब इजराइल ने पहले क्या किया कि पहले लेबनान पर हमला किया, फिर उसके बाद फ़िलिस्तीन पर बहुत सारा हमला किया, उसके बाद फिर यमन पर भी होते ही गया। तो सारा जो कंट्रीज़ पर हमला, इराक तो ऑलरेडी यूएस की जो पपेट है वही वही चला रही है। तो सारा जगह होते होते उन्होंने बोला कि जो मेन आदमी है उसी पर हमला किया जाए। तो इसने इजराइल ने यूएस को कन्विंस किया कि आप भी मेरे पास आइए और देखिए ये यूरेनियम इन्वेस्ट कर रहा है। बोल तो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, लेकिन परमाणु बम ही बना लिया। अगर ये परमाणु बम बना लिया, एटम बम बना लिया तो और पावरफुल हो जाएगा और गल्फ कंट्रीज में से भी इसी का राज रहेगा। तो इसका कुछ उपाय करना चाहिए। तब तब इन्होंने 28 फ़रवरी को स्टार्ट किया वार, जो आज भी चल रहा है, 15 डेज हो गया। अब यूएस का मिलिट्री बेसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे सऊदी अरेबिया में है, इराक में है, और इधर जॉर्डन में भी है, और इधर यूएई में भी है, कतर में भी है, बहरीन में भी है, ओमान में भी है। तो ये सारे उनके के यूएस बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं। कुछ नेवी डॉकशिप हैं, कुछ वहाँ पर वार जोन्स हैं, बहुत बड़े बड़े आर्म्स एमुनेशंस वेपन्स स्टोरेज, बहुत सारा चीज़ें हैं जो ईरान ने, इसलिए ईरान ने उन पर हिट किया। और जो मेजर जो हीटिंग एरियाज है ईरान का, वो तेहरान जो कैपिटल सिटी है, और इनका जो एक नाटांज एरिया है जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, इसको ज़्यादा लोग हिट करते हैं। और बाकी इसमें जो बॉर्डर सिटीज़ है, जो मिलिट्री कमांड सेंटर हैं, कुछ रडार सिस्टम है, इसको लोग हिट कर रहे हैं। और अ, तो पहले तो ईरान ने सब्र किया, बाद में उसने सारे जगह पर जहाँ जहाँ पर यूएस के हेडक्वार्टर्स थे, मिलिट्री बेसिस थे, सबको हिट किया। इराक में यूएस के एम्बेसी पर भी हिट किया। एक रिफिलिंग एक बहुत बड़ा जहाज़ था, उसको भी हिट किया। फिर टर्की है जो नाटो में आता है, नाटो में सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यूएस है। तो किसी एक नाटो पर हमला होने का मतलब है कि आपने सारे नाटो पर हमला किया। तो ये इसको मतलब जानते हुए भी उसने टर्की पर हिट किया, और लेकिन टर्की ने इंटरसेप्टर से उसको मतलब कि नाकाम कर दिया। लेकिन फिर भी इस पर नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी नाटो कंट्रीज अभी शांत हैं। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर सब पर हिट किया। यूएस मिलिट्री फोर्सेस एम्बेसी पर हिट किया है, साथ साथ कुछ रिफाइनरीज पर भी हिट किया है। और मतलब कि सीधे सीधे मतलब ये रीजनल वार बन गया। तो आप लोगों को पता है कि खैमेनी तो मारा जा चुका है, मेन जो सुप्रीम लीडर होता है, टॉप मोस्ट प्रेसिडेंट के और सारे सबसे ऊपर। उसके 4 बेटे हैं अभी, वो उसमें से अभी एक बेटा अभी है लीडर घोषित किया गया है। लेकिन इनके जो आर्म फोर्सेस के हेड थे, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, उनको भी हटा दिया गया। और IRGC मतलब इस्लामिक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स थे, उनका जो चीफ है उनको भी हटा दिया गया। और ये खतानी अल हबिया कमांड हेडक्वार्टर के चीफ थे, उनको भी हटाया गया। IRGC के मतलब एयरफोर्स के जो चीफ थे उनको भी हटा दिया गया। मतलब
मेन मेन जो चीफ है मतलब आर्मी के, उनको हटा दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी मतलब ईरान एक छोटी मोटी कंट्री नहीं है, जैसे कि वेनेजुएला या पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है कि आप इसे ऐसे ही जीत लेंगे। मतलब ईरान एक वेल प्रिपेयर्ड, वेल मतलब एक अच्छी कंट्री है, और एक मतलब वेल सिस्टमेटिक है। उसके पास पूरा आर्किटेक्चर है, सिस्टम्स है, मतलब प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद सारा डिफेंस सिस्टम है, फिर उसके नीचे कमांडर, ब्रिगेडियर, सारे जोन्स में बटे हुए हैं। सब लोग बहुत प्रिपेयर्ड हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अच्छा है। और यदि चीफ हट भी जाते हैं तो फिर कमांडर संभाले, कमांडर के हट जाएंगे तो फिर जूनियर कमांडर वो संभालेंगे। सबका पता है कि करना क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या करना है। तो चीफ, सारे चीफ के हटने के बाद भी जो लोग छोटे छोटे लोग हैं वो लोग संभाल रहे हैं। और इनके पास ये ईरान है जो पाकिस्तान को भी ड्रोन सप्लाई करता है, रसिया को भी ड्रोन सप्लाई करता है, तुर्की को भी करता है, साउथ कोरिया, सॉरी, नॉर्थ कोरिया को भी करता है। तो इनके पास बहुत सारे मतलब बहुत सारे वेपन्स हैं जो इन्होंने 5 हिडन सिटीज़ में इनके मतलब कि बहुत सारे अंडरग्राउंड से उसमें उसमें बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स भरे पड़े हैं जो उन्होंने 10 साल तक बनाया है। तो मुश्किल है अभी मतलब इन लोगों को सरेंडर करना। लेकिन बैक चैनल्स में बात होती रहती है जो न्यूज़ में नहीं आती है कि ये लोग CIA से कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमको सरेंडर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की कंडीशंस है ऐसे वैसे। तो यूएस बोलता है कि हम सारे कंडीशंस नहीं मानेंगे, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं और अब और हमला करेंगे। इस तरह से बातचीत हो रही है। लेकिन सरेंडर सरेंडर करने के पक्ष में इजराइल और यूएस नहीं है। वो चाहते हैं कंप्लीट मतलब डिस्ट्रक्शन, जबकि ईरान चाहता है कि कुछ सरेंडर हो जाए, लेकिन वो लोग पक्ष में नहीं है। तो सारे बैक चैनल्स डोर, जैसे कि पुतिन ने भी बात किया लेकिन यूएस ने नहीं माना। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक कैजुअलिटीज़ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ईरान में 1000+ लोग की डेथ हो चुकी है। इराक में 26, लेबनान में 634, इजराइल में 15, जॉर्डन में 14, कुवैत में 6, बहरीन में 2, कतर में 16, यूएई में 6, ओमान में 1, सऊदी अरब में 2, कुछ 7 मिलिट्री पर्सनस भी यूएस के डेथ हुए। अभी देखिए आज 15 डेज़ है, 15वां दिन है। और 15वां दिन है, उसमें से जो मेजर अपडेट है, एक अच्छे जो चैनल है इंस्टाग्राम का, उन्होंने बताया। तो उसको जो मेन है, जो गल्फ नेशन ने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया आज, जो घटना हुई तुर्की पर भी भेजा गया, तुर्की ने भी न्यूट्रलाइज कर लिया सारे ड्रोन्स को। जर्मनी ने क्रिटिसाइज किया कि आप ये रसियन ऑयल को आप सैंक्शन नहीं दीजिए, आप स्ट्रिक्ट ही रखिए। पहले तो आपने पूरे यूरोप को बंद कर दिया कि आप नहीं, रसियन ऑयल नहीं लो। अब जब प्रॉब्लम हुआ तो आपने सारे कंट्रीज को बोल दिया हाँ ले लो। ये किस तरह का गेम है। तो अब यूएस का कहना है कि जो मेन खमेनी का जो बेटा है मर्तबा, मतलब उनका जो अभी सुप्रीम लीडर बना है, उसको भी हम लोगों ने बहुत बुरी तरह से मुंडन कर दिया, वो कहीं इलाज करा रहा है। और यूएस ने एक स्कूल पर हमला किया था जहाँ पर मतलब बहुत सारे मतलब 100 के ऊपर में मतलब स्कूल गर्ल्स की डेथ हुई थी। उस पर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया है। तो 6 to 7 मिलिट्री पर्सन से डेथ भी हुए हैं। और जब जब ये लोग सऊदी अरब के बेसिस पर सारे प्लेन्स मतलब तेल वगैरह भर रहे थे, तो जो रिफ्यूलर टैंक होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन्होंने उस पर ईरान ने हमला किया। तो उसके चले गए, मतलब वो सारे चले गए। तो इसके पास जो बहुत अमेरिका के पास बहुत बड़ा रडार सिस्टम था, कुवैत के पास, बहरीन के पास। तो ईरान ने क्या किया कि आ, पहले उसी को उड़ा दिया। तो इससे क्या हुआ कि रडार सिस्टम फेल हो गया। तो इसी कारण से सारे कंट्रीज को हिट करना ईरान को आसान हो गया। तो अभी मैं ये अभी फ़िलहाल अभी जो खर्ग आइलैंड है उस पर उस पर उन्होंने हिट किया है। ये बोलता है कि मेरा ईरान का है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसी से सारा जो गल्फ कंट्रीज ऑयल वगैरह करती है। तो ये हो गया
अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्मोन्स वगैरह के क्या कंडीशन, इंडिया के क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी जो आपने देखा, ये सारा खेल चल रहा है, तो सरेंडर करने में अभी प्रॉब्लम तो है। बैक डोर से सारा बातचीत चल रहा है, लेकिन सारे कंडीशंस यूएस नहीं मान रहा है। सारा कंडीशन मानने के बाद भी वो नहीं चाहते हैं कि ये सरेंडर करे। इजराइल वगैरह जो बहुत ही ये रूथलेस हैं, और ये यूएस भी, वो लोग मानेंगे ही नहीं। अभी और डिस्ट्रक्शन होगा, तो ये चलते रहेगा वार कुछ समय और। लेकिन ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन से जो तेल वगैरह जाते रहते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी, वो जब भी जाते रहेंगे, क्योंकि अगर ये चली जाएगी तो इनको फिर फंड कहाँ से आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव में। देखिए, देखिए, ये एक लाइव सी ट्रैफिक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ ये जो मेन ट्रैफिक है, तो लोग अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग ऐसे लेके जा रहे हैं। मतलब जो इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया सब यहाँ से शिफ्ट करके ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, यमन होते हुए यहाँ तक जा रहे हैं, या फिर यहाँ से ऐसे कट करते ऐसे लेके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिर्फ रसिया, चाइना और इंडिया का ही वेसल जा सकता है, और ईरान का अपना, बाकी कंट्रीज़ का नहीं जा सकता है। ये सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ के जो तेल हैं, एलपीजी वगैरह सब यहीं से आते हैं। और हम लोग को दिक्कत नहीं, हम लोग को रसिया से तेल आ रहा है सस्ता, तो हम लोग को दिक्कत नहीं। एलपीजी भी 2-3 पास किया। तो अभी अगर बड़ा करके देखें, इसे इलाज किया जाए, तो देखिए यहाँ दुबई है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये सारा ईरान का है, सारा सिर्फ दिख रहा है ईरान। ये देखिए, ये इंडिया का नंदा देवी शिप यहाँ पर जा रहा है। और ये बाकी अलग कंट्री के, बाकी जो कंट्रीज़ के हैं यहाँ पर साइड ले लिए एकदम पूरा ऐसे ऐसे। वो फिर यहाँ से माल ले लिए हैं, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, या फिर यहाँ से रोड के थ्रू ऐसे ऐसे कट करते हुए जाएंगे, या फिर एकदम एकदम सटा से यहाँ से ऐसे ऐसे एकदम जा रहे हैं सारे लोग, बचते बचाते कि यहाँ ईरान माल नहीं दे। लेकिन जो फेयरलेस कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना, रसिया, इंडिया, उन लोग को आप जा सकते हैं आराम से। ये नंदा देवी इंडिया के जा रहा है। तो जो अभी जस्ट 2-3 जो हम लोग का है जहाज़ अभी क्रॉस किया, जो 4000 एलपीजी टैंकर लेके जा रहा है, जो मुंबई पर आ भी गया है। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वार भी चलते रहेगा, और ये सारा भी मतलब शिप वगैरह भी चलते रहेंगे, एलपीजी और ऑयल। तो हम लोग को इधर से आ जाएगा। ऑयल तो हम लोग को इस रूट से आ जाएगा, इस रूट से। और एलपीजी वगैरह जो भी हम लोग को परमिशन मिल गया, आराम से आ जाएगा। तो अभी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही ईरान पर। ईरान भी बहुत ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ को पर नहीं कर रहा है उसका। अब वो खर्ग आइलैंड को उन्होंने मारा है, तो अब वो इजराइल को बहुत सारे बेसेस उड़ाएंगे और मैसिव हिट करेंगे, या जहाँ जहाँ पर यूएस का जो मैसिव बेस है उसको हिट करेंगे। अब वो मतलब ईरान के सिविलियंस एरिया को नुकसान पहुंचाना या ऑयल टैंकर्स को नुकसान पहुंचाना वो नहीं करेंगे। हाँ, वाटर बॉडीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चलेगा, लेकिन हम जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का वार 4 साल हो गया, नॉर्मल जैसा लगता है, इस तरह से ये भी कुछ शुरुआत में लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तो हो गया, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। ये सारा फिर से नॉर्मल फ्लो होते जाएगा। लोग अपने आप में करेंगे, लेकिन कमर्शियल रूट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब इसका एंड तो पता नहीं है, क्योंकि सरेंडर करना तो ये नहीं चाहते हैं। ये ईरान बोलो का, उसके पास बहुत सारा स्ट्रेटजी है, और एक वेल प्रिपेयर्ड कंट्री भी है, और उसके पास अच्छा एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। तो सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब सारे आर्म्स, सारे एम्यूनिशन सारे ख़त्म हो जाएंगे, तब जाके ये ईरान सरेंडर करेगा। इसमें टाइम लग सकता है।